हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएस क्लासेस पर। आज क्लास 10th की बायोलॉजी में यूपी बोर्ड में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को हम आज पढ़ेंगे। बायोलॉजी में बहुविकल्पी जो प्रश्न है आपके, वो जो आने वाले हैं उनके विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है इसमें कि रेनिन का स्राव कहां से होता है। रेनिन का स्राव कहां से होता है? क्या लिखा है बच्चों? रेनिन का स्राव कहां से होता है। तो बहुविकल्पी में आपके जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। आपका जो पहला ऑप्शन इसमें दिया है तो वो है बच्चों क्या? क्षुद्रांत। क्या दिया हुआ है बच्चों? क्षुद्रांत। दूसरा जो ऑप्शन है बच्चों आपका, वो दिया हुआ है यकृत। क्या दिया है? यकृत। और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है वृक्क। और जो आपका चौथा ऑप्शन है बच्चों, वो दिया हुआ है आमाशय। क्या दिया हुआ है बच्चों? आमाशय। आपके देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेनिन का स्राव कहां से होता है। तो इसमें पहले विकल्प में लिखा है क्षुद्रांत, दूसरे विकल्प में लिखा है यकृत, तथा तीसरे विकल्प में लिखा है वृक्क, और चौथे में लिखा है क्या बच्चों? आमाशय। क्या लिखा है? आमाशय। तो इन चारों में से बच्चों कौन सा विकल्प आपका सही होगा? रेनिन का स्राव कहां से होता है? तो होता है आपका बच्चों कहां से? आमाशय से। कहां से होता है बच्चों? आमाशय से। रेनिन का स्राव जो होता है वो आपका आमाशय से होता है। ये बिल्कुल 100% क्लियर है। कहां से होगा? आमाशय से। रेनिन का स्राव आमाशय से होता है। ये यूपी बोर्ड में आने वाले बच्चों आपके लिए बिल्कुल 100% में 100% प्रश्न है। इनको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे बोर्ड के लिए। बच्चों चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपके लिखा हुआ है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। क्या लिखा है? कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। क्या है बच्चों? कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो ऊर्जा मुद्रा यानी ऊर्जा का जो क्या होता है बच्चों? ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है आप लोगों के शरीर में? जैसे हमारे घरों में बिजली आती है तो उसके लिए ऊर्जा कहां से आती है? ट्रांसफार्मर से आती है। कहां से? ट्रांसफार्मर से। इसी तरह से हमारे शरीर में जहां से ऊर्जा आती है वो कौन सी जगह है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही, किसमें बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही किसका उत्पादन होता है बच्चों? एनर्जी का। किसका? एनर्जी। आपके कोशिका के अंदर जितने भी प्रक्रम है, जितने भी स्तर हैं, तो सभी को ऊर्जा मुद्रा है जो सभी के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा पार्ट है? तो इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं क्या? सबसे पहले नंबर में क्या लिखा है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपका दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है एटीपी। क्या लिखा हुआ बच्चों? एटीपी। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका ग्लूकोज। क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज। और चौथे ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ है? पायरुवेट। क्या लिखा है बच्चों? पायरुवेट। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? पायरुवेट। तो कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज या पायरुवेट। तो देखिए कोशिका स्तर में जो हमारे प्रक्रमों के लिए जो ऊर्जा यानी एनर्जी के जो स्रोत होते हैं तो वो कहां से होते हैं? आपके पूरे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स में क्या पाया जाता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का पदार्थ होता है जो आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन करता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट नंबर में ही काय का उत्पादन होता है बच्चों? ऊर्जा का। तो कोशिकीय प्रक्रमों में जो ऊर्जा का स्रोत होगा वो कौन होगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्लियर हो गया ना?
यानी कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है तो कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बच्चों आपके तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो उसमें लिखा है एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। एटीपी किसका बच्चों? एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। क्या लिखा है बच्चों इसमें? एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। आपके ये दो है मुख्य, कौन से? ये एटीपी हो गया एक, और दूसरा कौन सा हो गया? NADP2H, ठीक है ना। इनका निर्माण कहां पर होता है, ये कहां पर बनते हैं? अभी हमने आपको बताया कि एटीपी जो होता है वो एक एनर्जी का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है बच्चों? एनर्जी का। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो क्या होता है? एडिनोसिन। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होगा बच्चों? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसका निर्माण कहां पर होता है? तो आप लोगों को बच्चों अभी हमने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी के अंदर ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न होता है। जब ऊर्जा उसमें बनती है, जो एनर्जी जो डेवलप होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसमें क्या बनता है आपका बच्चों? एटीपी। एटीपी के ही अणु ग्लूकोज अणुओं में क्या हो जाते हैं बच्चों? बदल जाते हैं। और जब ग्लूकोज किसी व्यक्ति को दी जाती है तब उसके अंदर क्या आ जाती है बच्चों? एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है? एनर्जी। तो इसमें एटीपी का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब देखते हैं बच्चों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपके। तो ऑप्शन में लिखा है बच्चों फर्स्ट नंबर में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखा है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड नंबर में लिखा हुआ है आपका क्लोरोप्लास्ट में। क्या लिखा है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। और थर्ड नंबर में आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है परऑक्सीसोम। क्या लिखा है बच्चों? परऑक्सीसोम। समझ गए ना। और चौथे नंबर में क्या आपका है बच्चों? लाइसोसोम। क्या है आपका? लाइसोसोम। ये आपके बच्चों चार ऑप्शन है। कितने हैं? चार ऑप्शन है। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने अभी आपको बताया जितने भी ऊर्जा के स्रोत या एटीपी, NADP या ग्लूकोज, कोई भी ऐसे पदार्थ आ जाए या ऊर्जा कह दो, ऊर्जा मुद्रा किसको बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा कौन होता है? तो एटीपी होता है। कौन होता है बच्चों? एटीपी। या ऊर्जा मुद्रा का निर्माण कहां पर होता है, कहां पर पाया जाता है? तो कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो गई ना बात। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? पहला नंबर। कौन सा होगा? पहला नंबर। बिल्कुल 100% क्लियर है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड में, तो आने वाले हैं। यानी एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है तो बिल्कुल याद कर लीजिए एकदम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए बच्चों ऑप्शनली क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ने के लिए कभी भी इनको याद नहीं करना है। हमेशा थोड़ा रामायण जैसे पढ़ी जाती है ना, रामायण की तरह सिर्फ पढ़िए, इसको अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन एक ड्यूरेशन बना लीजिए कि हमको इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। आप अगर ड्यूरेशन से नहीं चलेंगे, जब मन आया जब पढ़ लिया, तो उससे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि फिर आपके अंदर हेजिटेशन रहेगा कि यार अब हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है। तो यार ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से पढ़िए, बिल्कुल स्वतंत्र होकर। समझ गए ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका इसमें लिखा हुआ है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। क्या लिखा है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मछली के हृदय में, कहां पर बच्चों? हृदय यानी हार्ट। कहां पर? हार्ट में कोष्ठों की संख्या होती है। कोष्ठों की संख्या होती है। कोष्ठों या बच्चों कोष्ठकों, ठीक है ना। उनके कोष्ठक जो होते हैं, भाग जो होते हैं, मछली का जो हार्ट होता है, क्या बच्चों?
हार्ट, ये जो हार्ट है ना, हृदय, ये कितने भागों में बटा हुआ होता है, कितने प्रकार में बटा हुआ होता है, यानी अपना जो मनुष्य यानी जो स्तनधारी जो होते हैं, यानी जो अपने मनुष्यों में जो हार्ट होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में। एक होता है दायां अलिंद, तो एक होता है बायां अलिंद, एक होता है दायां निलय, तो एक होता है बायां निलय। कितने अंगों में होता है, 4 भागों में बटा हुआ होता है। लेकिन ये जो मछली का जो हृदय, किसका, मछली, ये जो फिश है, इसका जो हृदय होता है कितने कोष्ठकों की संख्या में होता है, ठीक है ना, मछली के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है बच्चों, क्या फर्स्ट ऑप्शन में है आपका 1, सेकंड ऑप्शन में आपका 2, थर्ड ऑप्शन में आपका 3 और फोर्थ ऑप्शन में है आपका 4। क्या बच्चों, 4। तो देखिए क्या लिखा, मछली के हृदय यानी हार्ट में कोष्ठों की संख्या होती है। तो इसमें आपका जो कोष्ठों की संख्या होती है तो कितनी होगी बच्चों, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। एकदम क्लियर है, कितने होंगे आपके, 2 होंगे। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और मनुष्य के शरीर में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से, दायां अलिंद और बायां अलिंद और दायां निलय तथा बायां निलय। क्या होगा बच्चों, बायां निलय। मनुष्य में ये चारों पाए जाते हैं। और मछली के हृदय की जो कोष्ठकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। यानी जो मछली का हृदय होता है वो कुल 2 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। 5वां नंबर क्या लिखा हुआ इसमें, जठर रस स्रावित होता है। क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, जठर रस स्रावित होता है। जो आपका जठर रस होता है वो कहां पर स्रावित होता है, हमको ये लिखना है कि कहां पर वो उत्पन्न होता है, क्या, जठर रस, ठीक है ना। तो विकल्प में क्या है, अग्न्याशय में, पित्ताशय में, अमाशय में तथा यकृत में। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर अग्न्याशय में, अग्न्याशय में, सेकंड में लिखा है पित्ताशय में। कहां पर बच्चों, पित्ताशय में। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है आमाशय में, आमाशय में। और चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है आपका, यकृत में। कहां पर बच्चों, यकृत में। ये आपके 4 विकल्प हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि जठर रस स्रावित होता है और वो कहां पर होता है, तो इन चारों विकल्प में हमको बताना है कि कहां पर होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड में आने वाला कि जठर रस स्रावित होता है तो कहां पर होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बच्चों नोट कर लेना कॉपी में कि जठर रस स्रावित होता है तो कहां पर होता है बच्चों, आमाशय में। कहां पर होता है जठर रस स्रावित, आमाशय में। एकदम क्लियर है, आमाशय में आपका जठर रस स्रावित होता है। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि स्तनधारियों में कौन सा एंजाइम होता है। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है कि स्तनधारियों में कौन सा, क्या लिखा है बच्चों, कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन लिखा है, सबसे फर्स्ट नंबर है स्तनधारियों। स्तनधारी मतलब हम लोग भी तो स्तनधारी में आते हैं ना, मनुष्य जो कैटेगरी होती है वो भी स्तनधारियों में ही आती है। स्तनधारियों में कौन सा क्या पाया जाता है बच्चों, एंजाइम। एंजाइम कौन सा होता है स्तनधारियों में, तो विकल्प देखते हैं बच्चों, इसके विकल्प क्या लिखे हुए हैं, विकल्प देखते हैं। इसके विकल्प में लिखा है एमाइलेज, टाइलिन, रेनिन तथा ये सभी। क्या लिखा है, पहले में लिखा है एमाइलेज। क्या लिखा है बच्चों, एमाइलेज। दूसरा लिखा है टाइलिन। क्या लिखा है बच्चों, टाइलिन। तीसरा लिखा है रेनिन। क्या लिखा हुआ है, रेनिन। चौथे में लिखा हुआ है क्या बच्चों, ये सभी। चलिए बच्चों आपका क्वेश्चन लिखा स्तनधारियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो स्तनधारियों में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है बच्चों, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है।
यानी हम लोगों के अंदर या जीव जंतुओं के अंदर कहां पर पाया जाता है एंजाइम? टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। बिल्कुल क्लियर है। ये भी आपका 90% आने वाला बोर्ड में क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आपका होगा बच्चों क्या? टाइलिन एंजाइम स्तनधारियों में पाया जाता है। क्लियर है ना? अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला है कि इस स्फिग्मोमैनोमीटर से 7वां नंबर है बच्चों। ये कौन सा है? 7वां। क्या लिखा हुआ है? इस स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों? इस स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। तो क्या नापते हैं ये चीज? चलिए देखते हैं। विकल्प के नंबर नोट कर लेते हैं और विकल्प में देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। पहले में लिखा है रुधिर दाब, यानी ब्लड प्रेशर को नापते हैं, या नब्ज यानी पल्स जो हो गई अपनी, या हृदय स्पंदन की दर, या कोई नहीं। कौन कौन से बच्चों इसमें? पहले में लिखा है रुधिर दाब। क्या लिखा है बच्चों? रुधिर दाब, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। दूसरे में लिखा है आपका नब्ज। क्या लिखा है? नब्ज। और तीसरे में आपका क्या लिखा है? हृदय स्पंदन की दर। क्या लिखा हुआ है? हृदय स्पंदन की दर। चौथे में लिखा हुआ है आपका ये सभी। क्या लिखा हुआ है? ये सभी। देखिए इस स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? जैसे होता है ना हमारा भूकंप मापी यंत्र, रिएक्टर, पैमाना, जो इस तरह से होते हैं, तो उसी तरह से हमारे बॉडी पार्ट में जो टेम्परेचर मापने के लिए होता है, यानी टेम्परेचर का मतलब जो नापता है वो क्या होता है? थर्मामीटर होता है। क्या होता है वो बच्चों? थर्मामीटर, जो टेम्परेचर को मापता है। और हमारे जो ब्लड के बहाव को यानी ब्लड प्रेशर को जो नापता है वो कौन सा है? स्फिग्मोमीटर। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका बच्चों सही होगा? फर्स्ट नंबर, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो आपका कौन सा सही होगा? पहला नंबर। चलिए बच्चों अब आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लसिका में नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? कि लसिका में नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? लसिका में नहीं पाए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ। क्या लिखा है? लसिका में नहीं पाए जाते हैं। अब क्या क्या वो पॉइंट हमें नोट करने पड़ेंगे, क्या नहीं पाए जाते हैं लसिका में। तो इसमें विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में लिखा हुआ है कि लाल रुधिर कणिकाएं। क्या लिखा हुआ है? लाल रुधिर कणिकाएं। क्या लिखा हुआ है बच्चों? लाल रुधिर कणिकाएं। अब दूसरे नंबर में आपका विकल्प में लिखा हुआ है कि लिम्फोसाइट्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? रुधिराणु। लाल रुधिर कणिकाएं को हम क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। जिसको फुल फॉर्म करेंगे तो आपको बनेगा रेड ब्लड कार्पल्स। यानी रेड मीन्स लाल, ब्लड मीन्स क्या होगा? रुधिर, और कार्पल्स मीन्स होगा कणिकाएं। तो आरबीसी बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाओं को, लिम्फोसाइट्स यानी रुधिराणु हो जाएंगे। और आपका तीसरा नंबर है श्वेत रुधिर कणिकाएं। कौन सा बच्चों? श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या है आपका? श्वेत रुधिर कणिकाएं आपका है तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है आपका? इसमें चौथे नंबर पर लिखा हुआ है उत्सर्जी पदार्थ। क्या लिखा हुआ है? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ ये लिखा हुआ है आपका। समझ गए ना? तो जो एल से मिले यानी शुद्ध एल से वो होगा आपका क्या? लाल रुधिर कणिकाएं। क्या होगा? लाल रुधिर कणिकाएं। ये आपके लसिका में नहीं पाए जाते हैं। तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही होगा बच्चों? फर्स्ट। कौन सा सही होगा? फर्स्ट। लसिका में नहीं पाए जाते हैं तो लिखना है आपको लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाए जाते हैं।
क्लियर हो गया ना। चलिए बच्चों, तो आपके अगले क्वेश्चन में स्वागत है। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिवलन कपाट के बीच में होता है। क्या लिखा हुआ है? त्रिवलन, त्रिवलन 8वां है कि 9वां नंबर है? ये 9वां नंबर आएगा बच्चों, सॉरी, कौन सा आएगा? 9वां नंबर आएगा। त्रिवलन कपाट के बीच में, त्रिवलन कपाट के बीच में होता है, होता है। ये देखिए बच्चों, पहले जानते त्रिवलन कपाट क्या है। त्रिवलन कपाट आपका हार्ट यानी जो आपका हृदय होता है उसमें पाया जाता है। त्रिवलन कपाट के बीच में क्या होता है? तो इसमें विकल्प में आप देखते हैं क्या क्या लिखा है। फर्स्ट नंबर जो विकल्प है आपका, उसमें लिखा हुआ है कि दाहिना व बायां निलय। क्या लिखा हुआ है? दाहिना व बायां निलय। क्लियर। सेकंड नंबर में फिर आपका क्या लिखा हुआ है? दाहिना निलय व बायां अलिंद। क्या लिखा हुआ है बच्चों? दाहिना निलय। ये भी थोड़ा नए नए मार्कर लाए तो थोड़ा पकड़ के चल रहे हैं। ये दाहिना निलय व बायां अलिंद। आपका थर्ड नंबर में फिर लिखा हुआ है विकल्प कि दाहिना निलय व दाहिना अलिंद। दाहिना निलय व दाहिना अलिंद। क्लियर बच्चों। फिर अगला आपका चौथा लास्ट वाला विकल्प कि बायां निलय व बायां अलिंद। चौथा क्या है? बायां निलय व बायां अलिंद। ये आपके बच्चों चारों विकल्प नोट है कि त्रिवलन कपाट के बीच में होता है। यानी ये जो आपका त्रिवलन कपाट दिया हुआ है इसके बीच में क्या होता है, यानी जो हार्ट में होता है वो कहां पर क्या पाया जाता है, तो इसमें हमको ये बताना है। तो दाहिना व बायां निलय, दाहिना निलय व बायां अलिंद, या दाहिना निलय व दाहिना अलिंद, ये दोनों जो समान होते हैं तो ये हमारा तीसरे नंबर में पाया जाएगा। क्या होता है? दाहिना निलय व दाहिना अलिंद होता है। क्या होता है बच्चों? दाहिना निलय व दाहिना अलिंद। ये आपका इसमें पाया जाता है। त्रिवलन कपाट के बीच में दाहिना निलय व दाहिना अलिंद होता है। आ गया ना बच्चों समझ में? आपका चलिए बच्चों, अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। किसमें बच्चों? मनुष्य में। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। आप लोग इसका मतलब तो समझ लेते होगे ना। ये संख्या लिखा हुआ है, जीरो साइलेंट जो है तो उसके आगे और कोई शब्द है तो क्या होगा? मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, यानी कितने जोड़ी होती है संख्या? क्योंकि ग्रंथियों में 1 2 3 नहीं होते, जोड़ी में पाई जाती हैं ग्रंथियां। तो किस हिसाब से होंगी देखते हैं। यहां पर हम विकल्प इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपका लिखा है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। क्या लिखा हुआ है आपका? यहां पर लिखा है 1 जोड़ी, फिर लिखा है 2 जोड़ी, आगे लिखा है 3 जोड़ी, और फिर लिखा है 4 जोड़ी। क्या लिखा है बच्चों? 4 जोड़ी। अब इसमें ये जब लिखे हुए हैं बच्चों, तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है बच्चों वो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। यानी जो जीभ, जो हमारी टंग होती है ना, जीभ, जब इसको ऊपर करेंगे ना तो इसमें दोनों तरफ की नलिकाएं कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 जोड़ी, जैसे जूता नहीं कहते अपना, क्या बोलते हैं? जूता जो हमारे आए हैं वो कितने जोड़ियां हैं? 1 जोड़ी। यानी इस 1 जोड़ी में कितने शूज होंगे? 2। एक दाहिने पैर में पहनने के लिए और एक बाएं पैर में पहनने के लिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की, यानी मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है बच्चों। कितनी होती है?
एक जोड़ी होती है। याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, बोर्ड पेपर में आने वाले बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है तो एक जोड़ी होती है, इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आपको वर्क में कुछ हम दे रहे हैं आपके मौखिक, यानी आपको बताने जो कमेंट सेशन में 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन, उनको आप लोग ए नंबर, बी नंबर व सी नंबर करके उत्तर दे सकते हैं कमेंट में। तो जो हम लिख रहे हैं 3 क्वेश्चन, उनको आपको उत्तर देने हैं, उनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं कि क्या क्या होंगे। चलिए देखिए, चलिए बच्चों, तो इसमें आपके होमवर्क के लिए पहला आपका क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो ये है कि यकृत स्रावित करता है। क्या है बच्चों? यकृत स्रावित करता है। तो क्या करता है बच्चों यकृत स्रावित? देखिए इसमें विकल्प में हम लिखे दे रहे हैं आपको। जो पहला विकल्प है वो है लार। क्या है बच्चों? लार, ठीक है ना। सेकंड नंबर का जो विकल्प है इसमें क्या है? अग्न्याशय। क्या है बच्चों? अग्न्याशय, अग्न्याशय रस। तीसरे नंबर का जो विकल्प है इसमें बच्चों वो क्या है? जठर रस। क्या है? जठर रस। और जो चौथे नंबर का विकल्प है वो है आपका पित्त रस। क्या है बच्चों? पित्त रस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर आपका कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है। क्या लिखा है बच्चों? फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके विकल्प जो है कुछ इस प्रकार से है। पहले विकल्प में है आपका दाएं अलिंद में। कहां पर बच्चों? दाएं अलिंद में। फिर आपका सेकंड नंबर में है कि बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में। और फिर आपका थर्ड नंबर में है कि दाएं निलय में, दाएं निलय में। फिर आपका चौथा विकल्प है बाएं अलिंद में। क्या हुआ बच्चों? बाएं अलिंद में। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसको रफ करके हम तीसरा क्वेश्चन देंगे। इसमें पहला लिखा यकृत स्रावित करता है, विकल्प में है लार, अग्न्याशय रस, जठर रस या पित्त रस। इन चारों में से आपको बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है। तो नंबर 1 में है दाएं अलिंद में, 2 में है बाएं अलिंद में, 3 में है दाएं निलय में, चौथे में है बाएं अलिंद में, ठीक है ना। चलिए अब आपको तीसरा क्वेश्चन देते हैं इसमें। चलिए बच्चों इसमें आपका ये तीसरा क्वेश्चन नोट है वो क्या है? मूल रोमों द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? मूल रोमों द्वारा, मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का, क्या बच्चों? खनिज लवणों का, मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण, यानी मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है, होता है। तो किसके द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होगा? तो विकल्प में आपके देखिए लिखे हुए हैं। पहले विकल्प में आपका लिखा है अणुओं के रूप में। किसके रूप में? अणुओं के रूप में। किसके रूप में बच्चों? अणुओं के रूप में। सेकंड नंबर है फिर आपका क्या? सेकंड नंबर है आयनों के रूप में। किसके रूप में बच्चों? आयनों के रूप में, ठीक है ना। सेकंड नंबर हो गया आयनों के रूप में। फिर आपका जो होगा थर्ड नंबर, कौन सा नंबर बच्चों? थर्ड नंबर, वो होगा हार्मोन्स के रूप में। किसके रूप में? हार्मोन्स के रूप में, ठीक है बच्चों। फिर आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा क्या? वसा के रूप में। क्या होगा बच्चों? वसा के रूप में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को आपको कायदे से पढ़ना है, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। और देखिए अब हमारे चैनल को कम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसलिए उसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों के पास शेयर कीजिए। और जो आपके पास दिक्कत हो, जिस चीज का आपको
भ्रम हो रहा हो उसमें आप कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि इसमें सर इस जगह गड़बड़ी है, तो उसको सुधारें, उसको हम सुधारने का क्या करेंगे, प्रयास बिल्कुल 100% करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।